हेलो जय हिंद एस्पिरेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। हम डिस्कस कर रहे हैं यूपीएसआई 2025 के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन सीरीज़ में जो भी डिस्कस करेंगे हम क्वेश्चंस को, वो मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस मान के चलना, प्रॉपर नोट्स बना लेना। हम डिस्कस कर रहे हैं मूल विधि, संविधान और सामान्य ज्ञान के क्वेश्चंस को। 40 क्वेश्चन आते हैं, एक सेक्शन होता है, और हमारा टारगेट रहेगा कि बेहतर से बेहतर तरीके से तैयारी करके इनके क्वेश्चंस को टैकल करें। ये है प्रैक्टिस सेट 2। चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए, आपकी भी मदद होगी और मेरी भी। सबसे पहला क्वेश्चन, इन विच ईयर द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल वॉज सेटअप। ऑप्शन है 1990, 1975, 1985 या फिर 1950। सही उत्तर है ऑप्शन सी 1985। देखो, ये जो क्वेश्चंस हैं ये बाइलिंगुअल लिखे हुए हैं। मैं एक्सप्लेन करूंगा हिंदी में, भले ही क्वेश्चन को मैं इंग्लिश में रीड करूंगा पर एक्सप्लेन हिंदी में करूंगा, तो दोनों लैंग्वेज वालों के लिए ये आसान रहेगा, तो परेशान नहीं होना है, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल के बारे में, तो ये आता है कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 14 में, इनफैक्ट 14A में आता है, ठीक है। और आर्टिकल जो है वो है 323A, ठीक, ये ध्यान रखना। और इसके बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, जैसे चेयरपर्सन जो होता है, वॉइस चेयरपर्सन होता है, मेंबर्स होते हैं, इनका अपॉइंटमेंट करता है प्रेसिडेंट। और जो चेयरपर्सन होता है उसकी क्वालिफिकेशन अगर कभी पूछी जाए तो वो हाई कोर्ट का या तो सिटिंग या रिटायर्ड जज होना चाहिए। और टर्म जो होता है चेयरपर्सन का, वो 5 साल होता है या फिर 65 साल, यानी कि टोटल 5 साल का उसका टर्म होता है। लेकिन अगर उसके पहले उसकी उम्र जो है वो 65 साल कंप्लीट हो जाती है तो फिर उसको रिटायर होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये ओवरऑल पॉइंट्स हैं सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्रिब्यूनल से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन एज द फादर ऑफ इंटरनेट इन द वर्ल्ड। विंटन सर्फ, चार्ल्स बेबेज, बिल गेट्स या फिर सेमोर क्रे। राइट आंसर इज ऑप्शन ए, विंटन सर्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, थ्रू रायदू सादिकारा संस्था विच स्टेट गवर्नमेंट इंप्लीमेंट्स द जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग प्रोग्राम। ऑप्शन है नागालैंड, वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश या फिर तमिलनाडु। सही उत्तर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। ये जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग है क्या? तो जनरली क्या होता है, किसान जो होता है दुकान पे जाता है, पैसे से यूरिया खरीदता है, दवाएं खरीदता है, महंगा पड़ता है वो सब कुछ, तो उससे क्या होता है, अच्छा खासा पैसा खर्चा हो जाता है किसान का। लेकिन अगर जीरो बजट करना है तो जीरो बजट में जो ऑर्गेनिक खाद होती है उसका इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि कम से कम पैसे में जो खेती की जाती है वो जीरो बजट नेचुरल फार्मिंग के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द राइट टू रिसाइड एंड रीसेटल, आई मीन राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ द इंडिया इज एंशाइंड इन। किस आर्टिकल में कहा गया है? आर्टिकल 25, आर्टिकल 33, आर्टिकल 19 या फिर आर्टिकल 9। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, आर्टिकल 19। देखो, जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो आपको मिलेंगे संविधान के पार्ट 3 में, और पार्ट 3 में जो आर्टिकल 12 से 35 मिलेंगे आपको, वो टोटल फंडामेंटल राइट्स होंगे आप। अब इसी में आता है राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम होता है आर्टिकल 19 से 22 तक, और इसी में आपका आएगा राइट टू रिसाइड एंड सेटल। अच्छा देखो, आर्टिकल 19 में आता है फ्रीडम, ठीक है, फ्रीडम 19 से 22 तक होता है बेसिकली, बट आर्टिकल 19 के क्लॉज 1 के सब क्लॉज शुरू होते हैं, और उसी सब क्लॉज ए में आता है कि आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है, ठीक है। फिर बी में आता है कि आप बिना हथियार के एक जगह पर कई लोग इकट्ठा हो सकते हैं एक साथ, ये आपका फंडामेंटल राइट है। सी में आता है कि आपके पास अधिकार है कि आप यूनियन बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज बना सकते हैं। डी में है, डी में आता है कि आपके पास अधिकार है कि आप देश भर में कहीं भी आ जा सकते हैं। ई में आता है कि आपके पास अधिकार है, आप कहीं भी देश के किसी भी हिस्से में सेटल हो सकते हैं, रह सकते हैं। तो वही है आर्टिकल 19(1) का सब क्लॉज ई में मेंशन है, राइट टू रिसाइड एंड सेटल इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया, ठीक है। और एफ जो है वो हटा दिया गया है। जी में आपको मिलेगा क्या? जी में मिलेगा कि आपके पास अधिकार है कोई भी प्रोफेशन करने का, कोई भी व्यापार करने का, कोई भी धंधा करने का, ठीक है। ये आपको मिलेगा आर्टिकल 19(1) के सब क्लॉज जी में। अगला प्रश्न, ग्रेफाइट, डायमंड एंड बकमिंस्टर फुलरीन आर द एलोट्रोप्स ऑफ विच एलिमेंट।
ऑप्शन हैं कार्बन, मोलिब्डेनम, प्लूटोनियम या फिर ओस्मियम। सही उत्तर है ऑप्शन ए, कार्बन के ये सब एलोट्रोप्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द प्रिविलेजेस ऑफ द मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। ऑप्शन हैं आर्टिकल 130, 90, 127 या फिर 105। तो सही उत्तर है ऑप्शन डी, आर्टिकल 105 में आपको मिलेंगे पावर्स एंड प्रिविलेजेस ऑफ मेंबर्स ऑफ पार्लियामेंट। बाकी के आर्टिकल्स में आपको क्या मिलेंगे, जैसे 130 में है कि सुप्रीम कोर्ट की एक सीट होगी, यानी कि सीट ऑफ सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 90 में आपको मिलेगा जो डिप्टी चेयरमैन होता है काउंसिल ऑफ स्टेट का, उसकी जो सीट होती है वो उसके वैकेशन, मतलब वो खाली पड़ी हुई है, उसके रिजिग्नेशन से संबंधित, उसके रिमूवल से संबंधित, ये आर्टिकल 90 में मिलेगा। और आर्टिकल 127 में मिलेगा आपको सुप्रीम कोर्ट के एड हॉक जज के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद द स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन। किस पार्ट में मेंशन है, तो सही उत्तर है ऑप्शन, सॉरी ये वाला ऑप्शन नहीं होगा, राइट आंसर इज, पहली बात तो पार्ट 14 में आता है और पार्ट 14 है ऑप्शन डी। ठीक है, तो पार्ट 14 में आपको मिलेंगे पब्लिक सर्विस कमीशन, आर्टिकल 315 से 323 तक ये बात करते हैं पब्लिक सर्विस कमीशन के बारे में। और इसी के आर्टिकल 315 में आपको मिलेगा यूपीएससी और एसपीएससी के बारे में। यूपीएससी बोले तो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन और एसपीएससी बोले तो स्टेट्स पब्लिक सर्विस कमीशन। ठीक, अच्छा बाकी के जो यहाँ पे ऑप्शंस लिखे हुए हैं, जैसे पार्ट 9 में आपको मिलेगा पंचायत, पार्ट 7 में मिलेगा, हालांकि ये पार्ट 7 जो है वो हटा दिया गया है, 7th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1956 में हुआ था, उसके थ्रू इसको हटा दिया गया था, तो ये कॉन्स्टिट्यूशन में अभी नहीं है। पार्ट 4 में आपको मिलेगा डीपीएसपी, और डीपीएसपी कहाँ से लिया गया था, आयरलैंड से। हु फाउंडेड द तत्वबोधिनी सभा इन 1839। तो 1839 में तत्वबोधिनी सभा की स्थापना किसने करी थी, देवेंद्रनाथ टैगोर, अबींद्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर या फिर सुरेंद्रनाथ टैगोर। सही उत्तर है ऑप्शन ए, देवेंद्रनाथ टैगोर। 1839 में इसकी स्थापना करी थी इन्होंने, और इसी सभा के द्वारा एक पत्रिका भी निकाली जाती थी, तत्वबोधिनी। ठीक है, और ये किस लैंग्वेज में थी, बंगाली लैंग्वेज में थी। ठीक है, तो ध्यान रखना, कई बार क्वेश्चन में पूछ लेता है। इसके और भी कई मेंबर्स थे, और उनमें से कुछ महत्वपूर्ण मेंबर्स के बारे में अगर मैं बात करूं तो अक्षय कुमार दत्त, जिनको शॉर्ट फॉर्म में AK दत्त भी कहा जाता है, ये इसके मेंबर थे। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ये भी इसके मेंबर्स में से एक थे। द फाइनेंस कमीशन इज कंस्टिट्यूटेड बाय, फाइनेंस कमीशन का गठन कौन करता है, गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया या फिर यूनियन मिनिस्टर ऑफ फाइनेंस। सही उत्तर है ऑप्शन बी, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करता है। फाइनेंस कमीशन की बात करें तो पार्ट 12 में आता है फाइनेंस कमीशन, आर्टिकल 280 के अंतर्गत। और जो चेयरपर्सन होता है और बाकी के जो 4 मेंबर्स होते हैं फाइनेंस कमीशन के, उसका अपॉइंटमेंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। पहली जो फाइनेंस कमीशन थी 1951 में आई थी, उसके चेयरमैन कौन थे, तो केसी नियोगी। ये भी पूछा जा चुका क्वेश्चन है, ठीक है, केसी नियोगी। 15 फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन, NK सिंह। और 16 फाइनेंस कमीशन, लेटेस्ट फाइनेंस कमीशन जो है, उसके चेयरमैन जो है वह है अरविंद पनगड़िया साहब। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हिल रेंजेस कार्डमम हिल्स इज सिचुएटेड। ऑप्शंस हैं विंध्यास, वेस्टर्न घाट्स, पूर्वांचल या फिर ईस्टर्न घाट। तो सही उत्तर है वेस्टर्न घाट, यानी कि पश्चिमी घाट में आपको कार्डमम हिल्स मिलेंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लैंड रेवेन्यू कलेक्टेड फ्रॉम द कल्टीवेटर इज नोन एज। तो जो कल्टीवेटर से डायरेक्टली लैंड रेवेन्यू कलेक्ट किया जाता था, उसको क्या कहते थे, जमींदारी सिस्टम, महलवाड़ी सेटलमेंट, रैयतवाड़ी सेटलमेंट या फिर परमानेंट टैक्सिंग सिस्टम। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, इनको रैयत कहा जाता था, है ना, जो कल्टीवेटर होते थे इनको रैयत कहा जाता था, और वहीं से रैयतवाड़ी व्यवस्था शुरू हुई। अच्छा, ये जो सिस्टम्स हैं, इनकी स्थापना कब हुई थी, यानी शुरुआत कब की गई थी, जो परमानेंट सेटलमेंट है ये 1793 में शुरू किया गया था। ठीक है, परमानेंट सेटलमेंट कौन, कार्नवालिस। रैयतवाड़ी सिस्टम 1820 में 1820 में शुरू किया गया था रैयतवाड़ी व्यवस्था। ठीक है, कौन लेकर के आया था, थॉमस मुनरो।
महालवाड़ी सिस्टम यहाँ पे आपको मिलेगा। महालवाड़ी सिस्टम किसने शुरू किया था? हॉल्ट मैकेंजी। कब? 1822 में। ठीक है। नेक्स्ट, मोन खमेर लैंग्वेज ग्रुप बिलोंग्स टू, किस समूह से ये बिलोंग करता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक, द्रविडियन, इंडो आर्यन या फिर साइनो तिब्बतन। सही उत्तर है ऑप्शन ए, ऑस्ट्रो एशियाटिक। ये जो साउथ ईस्ट एशिया का एरिया है ना, वहां पे ये लैंग्वेज बोली जाती है। अगला प्रश्न है, अ ठग शैल बी पनिश्ड विद एज पर आईपीसी। तो भैया आईपीसी हमारे लिए रिलेवेंट नहीं है। क्या है? बीएनएस 2023। ठीक है। और इसमें कहीं भी आपको ठग के बारे में नहीं मिलेगा। तो अब आप सोचेंगे क्वेश्चन सॉल्व कैसे करें? तो इसके लिए आपको मैं एक नई इंफॉर्मेशन दे रहा हूं। क्या? आईपीसी में आर्टिकल 310 में आता था ठग, लेकिन अब हमें देखना है कि बीएनएस के 310 में क्या है। तो भैया बीएनएस के 310 में मिलेगा आपको डकैती। ठीक है। अब डकैती क्या है, क्या पनिशमेंट है, उनके बारे में हम डिटेल में चर्चा कर लेते हैं। देखो, जब 5 या 5 से अधिक लोग रॉबरी करते हैं और उसमें भी अगर रॉबरी कमिट करते हैं, प्रयास करते हैं या फिर साथ देते हैं, तो उसको डकैती कहा जाएगा। कब? 5 या 5 से अधिक लोग अगर लूट करते हैं, रॉबरी करते हैं, तो उसको डकैती कहा जाएगा। ठीक है। 310 के 2 में कहा गया है कि जो भी डकैती करेगा, ठीक है, उसको दंड क्या मिलेगा? इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, आजीवन कारावास, या फिर रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसको कठिन कारावास कहते हैं। ठीक है, जो कि 10 साल तक हो सकता है ना, और जुर्माना अलग से। तो ये दंड है डकैती के लिए। 310 के 3 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर डकैती करते वक्त मान लो 5 लोग हैं, 5 से अधिक लोग हैं, तभी डकैती कही जाएगी। और अगर उनमें से कोई एक व्यक्ति भी डकैती के वक्त मर्डर कर देता है, तो उनमें से हर एक व्यक्ति को सजा सुनाई जाएगी। जरूरी नहीं कि जिसने कमिट किया है उसी को सजा मिलेगी। ऐसा माना जाएगा कि पांचों ने या जितने भी लोग थे, सब ने मिल करके वो चीज करी है, तो हर एक व्यक्ति को किससे? डेथ पनिशमेंट, ठीक है, मृत्युदंड से, या फिर आजीवन कारावास, या फिर कठिन कारावास से, जो कि 10 साल से कम नहीं होगा। फाइन भी देना पड़ेगा। ये दंड है। ठीक है। फिर 310 के 4 में है कि अगर डकैती करने की तैयारी कर रहा है कोई और पकड़ा जाता है, तो उसको कठिन कारावास यानी कि रिगरस इम्प्रिजनमेंट से, जो कि 10 साल तक हो सकता है, और फाइन से उसको दंडित किया जाएगा। 310 के 5 में कि अगर डकैती करने के आशय से लोग इकट्ठा हुए हैं, तो फिर उनको किस चीज से दंडित किया जाएगा? रिगरस इम्प्रिजनमेंट, जिसको कठिन कारावास कहते हैं, जो कि 7 साल तक हो सकता है। फाइन भी देना पड़ेगा। फिर 310 के 6 में मेंशन है कि अगर कोई भी व्यक्ति ऐसी गैंग से संबंध रखता है जिसका काम ही है डकैती करना, तो अगर वो पकड़ा जाएगा तो उसको आजीवन कारावास से दंडित किया जाएगा, या फिर कठिन कारावास से, जो कि 10 साल तक हो सकता है, प्लस फाइन अलग से देना पड़ेगा। तो ये है टोटल प्रोविजंस किससे? डकैती से संबंधित। तो अगर अगली बार क्वेश्चन में आए कि भारतीय न्याय संहिता 2023 की किस धारा में डकैती है, तो ध्यान रखना धारा 310। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्राइविंग इज नॉट एन ऑफेंस, यानी कि बिना हॉर्न के गाड़ी चलाना, बिना इमोबिलाइजर के, बिना हेडलाइट के, या फिर बिना साइलेंसर के। तो भैया अगर आप बिना हॉर्न के गाड़ी चलाते हैं तो आप एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तो ये तो सही उत्तर होगा नहीं। बिना साइलेंसर के अगर गाड़ी चलाते हैं तब भी आप ऑफेंड यानी कि ऑफेंस कर रहे हैं। अगर बिना हेडलाइट की गाड़ी चला रहे हैं तब भी आप एक ऑफेंस कर रहे हैं। लेकिन अगर बिना इमोबिलाइजर के आप गाड़ी चला रहे हैं तो वो कोई अपराध नहीं है। अब आप पूछेंगे इमोबिलाइजर क्या होता है? तो गाड़ी में जो चाबियां लगती हैं उनमें एक सिस्टम होता है, उसी को इमोबिलाइजर कहते हैं। तो अगर वो नहीं भी है तो ऐसा नहीं है कि आपने कोई अपराध किया है, उसके लिए कोई भी दंड नहीं है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ग्राउंड्स फॉर डिटेंशन अंडर द नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, यानी कि किस बिना पे एनएसए के अंतर्गत उसको किसी व्यक्ति को क्या किया जाएगा? गिरफ्तार किया जाएगा। तो अगर वो व्यक्ति क्या कर रहा है? एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द सिक्योरिटी ऑफ द स्टेट, बिल्कुल अगर ऐसा है तो उसको डिटेन किया जाएगा।
एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर, तब भी किया जाएगा। अगर पब्लिक ऑर्डर को खराब करने की कोशिश कर रहा है, ठीक है, तो फिर उसको पकड़ा जाएगा। फिर एक्टिंग इन एनी मैनर प्रेजुडिशियल टू द मेंटेनेंस ऑफ सप्लाईज एंड सर्विसेज एसेंशियल टू द कम्युनिटी, तब भी उसको एनएसए के अंतर्गत गिरफ्तार किया जा सकता है। मान लो कि एक हॉस्पिटल है, अब वहाँ पे ऑक्सीजन की ज़रूरत है, और कोई व्यक्ति क्या करता है, ऑक्सीजन सप्लाई करने वाली गाड़ी को पकड़ लेता है और फिर फिरौती मांगने लगे, तो वो एनएसए के अंतर्गत आएगा कि यानी कि आप सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी पे आप हमला कर रहे हैं, तो उसके अंतर्गत उसको डिटेन किया जा सकता है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू दैट ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, यानी कि ये तीनों ग्राउंड जो है वो एक ग्राउंड प्ले करते हैं किसके लिए, यानी कि जिनके बेस पे एनएसए के अंतर्गत किसी व्यक्ति को डिटेन किया जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वाज डिस्क्राइब्ड एज द नॉवेल फीचर्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बाय डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। तो ये जो पार्ट्स हैं, कौन से पार्ट को अम्बेडकर साहब ने नॉवेल फीचर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा था? ऑप्शन है पार्ट 6, पार्ट 9, पार्ट 4 या फिर पार्ट 3। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, पार्ट 4, जिसमें डीपीएसपी आता है। तो डीपीएसपी को अम्बेडकर जी ने नॉवेल फीचर्स कहा है। पार्ट 3 में आपको मिलेगा क्या, फंडामेंटल राइट्स। पार्ट 6 में स्टेट्स के बारे में बात करता है। पार्ट 9 में आपको मिलेगा पंचायत। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्वेश्चन ऑफ जुडिशियल रिव्यू ऑफ प्रेसिडेंशियल सेटिस्फैक्शन टू प्रोमलगेट द नेशनल सिक्योरिटी ऑर्डिनेंस 1980 वाज रेज्ड इन द केस ऑफ, किस केस में इसको रेज किया गया था? ऑप्शन है, हालांकि मैं बता दे रहा हूं डायरेक्टली, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ठीक है, कोर्ट ने कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि राष्ट्रपति अपने मन की मर्जी के हिसाब से बार बार ऑर्डिनेंस नहीं इशू कर सकता है ना। अगर ज़रूरत है और जो सदन है वो सेशन में नहीं है, तब ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। लेकिन अगर राष्ट्रपति मनमानी कर रहा है, सदन में जो संसद है वो है, फिर भी, क्योंकि कानून बनाने का एक प्रोसेस होता है ना, जब जो सदन यानी कि जो पार्लियामेंट है, अगर वो सेशन में है तो वो कानून बनाएगी और पास होगा। और अगर राष्ट्रपति अपने मनमर्जी के हिसाब से बार बार ऑर्डिनेंस जारी करेगा, तो फिर उसमें सुप्रीम कोर्ट हस्तक्षेप कर सकता है। और ये बात ए के रॉय वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, द इंस्टीट्यूशन ऑफ स्पीकर एंड डेप्यूटी स्पीकर ओरिजिनेटेड इन इंडिया अंडर द प्रोविजन ऑफ। तो जो पोस्ट है स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर की, ये किस एक्ट के तहत आया था? इंडियन काउंसिल एक्ट 1909, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 या फिर इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919। इसको मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म भी कहा जाता है और इसी के तहत प्रोविंसेस में दायर की आई थी, यानी कि ये जो स्पीकर और डेप्यूटी स्पीकर का कॉन्सेप्ट है ये आया था। अच्छा, वर्तमान में किस आर्टिकल में डेप्यूटी स्पीकर और स्पीकर की बात करी गई है? तो ध्यान रखना, आर्टिकल 93। ओके, Which of the following articles of the Indian Constitution empowers the Election Commission to conduct elections in India? ये इलेक्ट्रॉन्स लिखा हुआ है, स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इलेक्शंस समझना। तो किस आर्टिकल में कहा गया है? ऑप्शन 324, 382, 334 या फिर 255। सही उत्तर है ऑप्शन ए, आर्टिकल 324 में इलेक्शन कमीशन की बात करी गई है। वर्तमान में चीफ इलेक्शन कमिश्नर कौन है? ज्ञानेश कुमार। Which committee was appointed in 1986 by the Rajiv Gandhi government to study about पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस? किस कमेटी की स्थापना करी गई थी? ऑप्शंस हैं एल एम सिंघवी कमेटी, जी वी के राव समिति या फिर गडगिल समिति या फिर थंगन समिति। ऑप्शन ए, 1986 में एल एम सिंघवी समिति की स्थापना करी गई थी। विच आर्टिकल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स काउंसिल, यानी जीएसटी काउंसिल किस आर्टिकल में है संविधान के? ऑप्शन 112, 110, 279 ए या 280। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 279 ए। बाकी के आर्टिकल्स में क्या है? आर्टिकल 112 में मिलेगा एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, 110 में मिलेगा डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स और 280 में फाइनेंस कमीशन। ठीक है, अगला प्रश्न, द चेयरपर्सन एंड मेंबर्स ऑफ द नेशनल कमीशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ चाइल्ड राइट्स शैल होल्ड ऑफिस फॉर अ टर्म ऑफ, यानी ये जो शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो एनसीपीसीआर, इनके जो चेयरमैन और मेंबर्स होते हैं, इनका टर्म कितने समय का होता है? ऑप्शंस हैं 6 साल, 3 साल, 4 साल या फिर 5 साल। सही उत्तर है ऑप्शन बी, 3 साल का इनका टर्म होता है। अच्छा, एज की अगर बात करें तो हालांकि जो चेयरमैन है और मेंबर है, इन
दोनों का टर्म 3 साल का होता है, लेकिन एज वाला जो कॉन्सेप्ट है वो दोनों में डिफरेंट। कैसे? चेयरमैन की जो मैक्सिमम जो रिटायरमेंट एज होगी वो होगी 65 साल, किसकी? चेयरमैन की। और मेंबर्स के रिटायरमेंट की एज होगी 60 साल। ठीक। अच्छा, कोई भी 2 टर्म से ज्यादा सर्व नहीं कर सकता है, ये चीज ध्यान रखना। स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ सकता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशंस ड्राफ्टेड द जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन? ऑप्शंस यूएनओ, यूरोपियन यूनियन, वर्ल्ड बैंक या फिर वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। सही उत्तर है ऑप्शन बी, यूरोपियन यूनियन। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स mentioned in the preamble of the Indian Constitution expresses the objective of achieving the spirit of common brotherhood? किस पे? कॉमन ब्रदरहुड अमंगस्ट ऑल द पीपल ऑफ इंडिया। तो भाईचारे की भावना ये किस शब्द से झलकती है? सोशलिस्ट या जिसको समाजवादी कहते हैं, डेमोक्रेटिक जिसको लोकतांत्रिक कहा जाता है, फ्रैटर्निटी बंधुता या जस्टिस न्याय। तो साफ साफ इसमें लिखा हुआ है ऑप्शन सी, फ्रैटर्निटी या फिर बंधुता। ये हमारे प्रेम्बल में आपको मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following is wrong regarding the term cyberspace? Any person can access the internet or website for the purpose of acquiring information. बिल्कुल सही बात है। It is user neutral which can be used by a genuine user or a cyber perpetrator. बिल्कुल। It enables transmission and distribution of a digital product in electronic form. बिल्कुल। अच्छा जी, ये जो ऑप्शन बी है ये क्या है? द टर्म साइबर स्पेस इज डिफाइंड अंडर द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000। गलत। जो साइबर स्पेस टर्म है ये आईटी एक्ट में कहीं भी मेंशन नहीं है। ठीक है। द इंटरनेशनल डे फॉर यूनिवर्सल एक्सेस टू इंफॉर्मेशन इज सेलिब्रेटेड बाय द यूनाइटेड नेशंस एवरी ईयर। कब मनाया जाता है? 28 सितंबर, 8 दिसंबर, 24 जून या फिर 8 मार्च। तो सही उत्तर है भाई ऑप्शन ए, 28 सितंबर को मनाया जाता है। Who was the Arab general that conquered Sindh and annexed as a part of the Caliph's domain in 711 AD? तो 711 में कौन आया था जिसने सिंध पर आक्रमण किया और कब्जे में ले लिया? ऑप्शंस मोहम्मद गजनी, इब्राहिम लोदी, मोहम्मद बिन कासिम या फिर मोहम्मद गौरी। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी, मोहम्मद बिन कासिम। तो देखो, उमैयद खलीफा का समय था और इसी के अंतर्गत इराक का गवर्नर था कौन? अल हज्जाज। और अल हज्जाज ने ही अपना कमांडर भेजा मोहम्मद बिन कासिम को बना करके, और यही आकर के 711 में इसने सिंध पर आक्रमण किया और कब्जे में ले लिया। ठीक है। आइडेंटिफाई द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। लैंड रेवेन्यू इज डिराइव्ड चीफली बाय द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स ऑन लैंड। बिल्कुल सही बात है। इन एसेंस लैंड रेवेन्यू इज अ टैक्स लेवीड ऑन द प्रोडक्ट ऑब्टेन्ड फ्रॉम द लैंड। बिल्कुल सही बात है। जो उस जमीन से जो प्रोडक्ट होगा उस पर टैक्स लगता है ना। तो ऑप्शन बी अगर हम देखें, सो ए इज ट्रू, ए एंड बी इज ट्रू एंड बी इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी कि ए और बी दोनों सही हैं और बी सही तरीके से एक्सप्लेन करता है ए को। द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज, जिनको शॉर्ट फॉर्म में ओपेक कहा जाता है, कहाँ पे क्रिएट किया गया था? बगदाद कॉन्फ्रेंस, स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस, ओईसीडी या फिर यूएनओ में? तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, बगदाद कॉन्फ्रेंस। समय था 1960। ठीक है, वहां पे ओपेक की स्थापना करी गई। हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है? वियना में मिलेंगे। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। एक मिनट, स्पेलिंग इसमें मिस्टेक है, VIENNA। ऑस्ट्रिया की कैपिटल वियना में आपको मिलेगी इसके हेडक्वार्टर्स। अच्छा, इसके जो 5 फाउंडिंग मेंबर्स हैं वो कौन कौन से हैं? ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरेबिया और वेनेजुएला। आपके लिए कमेंट बॉक्स में डालने के लिए क्वेश्चन मैं पूछ रहा हूं कि वर्तमान में ओपेक में कितने देश हैं और कौन कौन से हैं, वो भी जरूर लिखना। एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 1 ऑफ द प्रोटेक्शन ऑफ ह्यूमन राइट्स एक्ट, ह्यूमन राइट्स मीन्स द राइट्स रिलेटेड टू। बेसिकली ये कह रहा है कि जो ह्यूमन राइट्स हम बात करते हैं, इस पर्टिकुलर टर्म के अंदर क्या क्या चीजें आती हैं, कौन कौन से अधिकार आते हैं? तो जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार यानी कि लिबर्टी, इक्वलिटी एंड डिग्निटी ऑफ द इंडिविजुअल। तो इनमें से कौन कौन सी ऐसी चीजें हैं जो कि ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आती हैं? ठीक है, तो भैया सही बताऊं तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये सारी चीजें ह्यूमन राइट्स के अंतर्गत आती हैं। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग सिटीज इज ऑल्सो कॉल्ड कारपेट सिटी, यानी कि कालीन का शहर किसको कहा जाता है?
तो सही उत्तर है ऑप्शन बी, सॉरी ए, भदोही, बी फॉर भदोही। ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी सेक्टर। देखो इकोनॉमी में 3 सेक्टर होता है, कौन से? प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी। प्राइमरी सेक्टर वो होता है जो कि डायरेक्टली रिसोर्सेज को यूटिलाइज करता है, नेचुरल रिसोर्सेज को, जैसे खेती हो गया, है ना, डेयरी हो गया। इस ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है। डेयरी में क्या होता है, डायरेक्टली आप जो डेयरी का सिस्टम होता है, डायरेक्टली दूध उसमें सप्लाई होता है ना, तो ये प्राइमरी सेक्टर हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज से डायरेक्ट उसको इस्तेमाल किया जा रहा है। फिर आता है सेकेंडरी सेक्टर। सेकेंडरी सेक्टर में जो रॉ मटेरियल होता है उसको कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स बनाया जाता है। यानी जो प्राइमरी सेक्टर का डेयरी प्रोडक्ट था, यानी जो डेयरी थी, वहां से दूध आया और उसको फैक्ट्री में लेके जाया गया और वहां से बनाया गया पनीर, और फिर उसको बना करके पैकेट में बेचा गया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर आ गया। ठीक है। दूध से बनी हुई कोई भी चीज़, जैसे चॉकलेट्स होती हैं या फिर पनीर वगैरह बिकता है, छाछ बिकती है, तो ये सब क्या है कि रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करके फिनिश्ड गुड्स में बनाया गया, तो ये सेकेंडरी सेक्टर में आ जाएगा। ठीक है। अच्छा हाँ, ये सेकेंडरी सेक्टर में तभी आएगा जब वो किसी कंपनी में जाएगा। अगर कोई किसान जो है वो दूध को फाड़ करके वैसे ही बना करके बेच रहा है तो वो तब भी प्राइमरी में ही रहेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली वहां से मिल रहा है। लेकिन अगर फैक्ट्री में जाता है तो वहाँ वर्कफोर्स लगती है, लेबर लगते हैं, मशीनें दौड़ती हैं, वहाँ पे उनको इस्तेमाल करके ये फिनिश्ड प्रोडक्ट बनाया जाता है ना। तो ये सेकेंडरी सेक्टर हो गया। टर्शरी सेक्टर जो होता है वो सर्विसेज सेक्टर होते हैं, यानी कि उसमें जो है हमको सर्विस मिलती है, जैसे ट्रांसपोर्ट। तो ट्रांसपोर्ट में हमें क्या मिलता है, आने जाने के साधन, तो ये टर्शरी हो गया। शू फैक्ट्री, ये किस चीज़ का उदाहरण है? शू फैक्ट्री सेकेंडरी का। कैसे कि उठाया क्या, वहां से रॉ मटेरियल कहीं से उठाया और उसको यूज करके जूते बनाए गए कारखानों में, तो वो फिनिश गुड की तरीके से एक जूता बाहर निकला, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में हो जाता है। बैंक क्या है? ये सर्विस सेक्टर है, हमें सर्विस प्रोवाइड करता है। ठीक है, बैंकिंग की सुविधा दी जाती है, तो टर्शरी सेक्टर में आया। तो आई होप ये प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी वाला जो कॉन्सेप्ट है इकोनॉमी का, वो आपको समझ में आ गया होगा। तो इस क्वेश्चन के हिसाब से प्राइमरी सेक्टर में क्या आता है? डेयरी। ठीक। Which Constitution Amendment Act introduced the National Judicial Appointments Commission, which was meant to replace the collegium system? देखो पहले क्या था, सुप्रीम कोर्ट के जो जज हैं इनको अपॉइंट करने के लिए कोलिजियम सिस्टम था, लेकिन एक संविधान में संशोधन आया, संविधान में एक संशोधन आया, कौन सा? तो वो सही उत्तर है ऑप्शन सी, 99 नंबर का जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, उसके तहत इस कॉलेजियम सिस्टम को खत्म कर दिया गया और कॉलेजियम सिस्टम की जगह पे एनजेएसी आ गया। एनजेएसी क्या? तो वही जो यहाँ पे लिखा हुआ है, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट्स कमीशन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द केस ऑफ द कोर्ट हेल्ड दैट इट विल नॉट अलाउ म्युनिसिपल गवर्नमेंट टू स्टेट लैक ऑफ रिसोर्सेज एज एन एक्सक्यूज फ्रॉम इट्स सिविक सर्विसेज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नगर परिषद परिषद रतलाम बनाम वर्धीचंद। कंफ्यूज मत होना, इसको बहुत सिंपल से लैंग्वेज में मैं आपको बता दे रहा हूँ। हुआ क्या कि रतलाम की जो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन है उसके खिलाफ कई लोगों ने कोर्ट में अपील करी कि सर म्यूनिसिपैलिटी जो है वो ढंग से काम नहीं कर रही है और हमारे लोकेलिटी में बहुत सारा कचरा इकट्ठा हो गया, गंदगी बहुत ज़्यादा फैल गई है, गटर्स ओवरफ्लो कर रहे हैं, तो ये बहुत मुश्किल हो रहा है वहाँ रहना, इन्वायरमेंट बहुत बेकार हो रखा है। तो कोर्ट ने तुरंत जो है इनको बुलाया, म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम को, बोला भैया क्या सीन है, काहे सफाई वफाई नहीं करवा रहे हो, आपकी तो जिम्मेदारी है, इसी के लिए तो आपको बनाया गया है। तो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन जो थी रतलाम की, उन्होंने कहा कि सर हमारे पास फंड्स नहीं है, इस वजह से हम सफाई टाइम पे नहीं करवा पाए। तो कोर्ट ने कहा ऐसा है, सुनो, यहाँ पे फंडामेंटल राइट का हनन हो रहा है लोगों का, उनको स्वच्छ वातावरण और साफ पानी का अधिकार है, स्वच्छ हवा का अधिकार है, जो कि आपकी जिम्मेदारी है फुलफिल करना। और आप ये स्टेटमेंट नहीं दे सकते कि सर हमारे पास रिसोर्सेज की कमी है, फंड्स नहीं है, इस वजह से हम सफाई नहीं करवा पाए। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको करवाओ, ये एक्सक्यूज नहीं चलेगा। और यही केस था। ठीक है, म्यूनिसिपल काउंसिल रतलाम वर्सेस श्री वर्धीचंद। ठीक। और उसे में कहा गया था भैया लोगों को फंडामेंटल राइट है स्वच्छ वातावरण का, साफ हवा का, साफ पानी का। ठीक है, आई होप ये चीज क्लियर हो गई होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डज द एब्रीविएशन सेबी स्टैंड फॉर? तो सेबी का फुल फॉर्म क्या है? सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। तो देख लो,
कहाँ पे है? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1988 में। जब इसकी स्थापना हुई थी तो ये नॉन स्टेट्यूटरी बॉडी था, लेकिन 1992 में ये स्टेट्यूटरी बॉडी बन गया। ठीक। चेयरपर्सन वर्तमान में कौन है? तुहिन कांत पांडे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हु अमंग द फॉलोइंग हैज द पावर टू रिमूव द चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया? किसके पास ताकत होती है भारत के चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर को हटाने की? तो ऑप्शन केंद्रीय गृह मंत्री, भारत के राष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री या फिर केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री। सही उत्तर है ऑप्शन बी, भारत के राष्ट्रपति के पास ऐसा अधिकार होता है। आपको कमेंट बॉक्स में दूसरा सवाल का जवाब देना है कि वर्तमान में चीफ इंफॉर्मेशन कमिश्नर ऑफ इंडिया कौन है। सो ये थे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। बेहतर तरीके से आई होप आपने इसके नोट्स बनाए होंगे। कमेंट बॉक्स में ये जरूर लिखना कि कितने क्वेश्चन आपके सही हुए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर। जय हिंद।